हेलो एवरीवन, क्या हाल है आप सभी के। आज के इस लेक्चर में आप पढ़ेंगे फंक्शंस के बारे में, जिस पर की एक्सरसाइज 2.3 पूरी की पूरी बेस्ड है। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फंक्शंस के बारे में पढ़ने से पहले अपने को ये पता होना चाहिए कि फंक्शन होता क्या है। तो मैथ्स में एक रूल होता है कि जैसे मान लिया अपने पास कोई एक्सप्रेशन है, उसमें अगर आपका कोई इनपुट वैल्यू दे तो वहाँ से अपने को मान लिया आउटपुट वैल्यू मिली, तो उसी को आप कहते हैं फंक्शन। जैसे मान लो मैंने एक फंक्शन लिया y इक्वल टू एक्स स्क्वेयर, ठीक है, ये मान लिया एक फंक्शन है। अब जैसे जैसे इसमें मैं x की वैल्यू रखता जाऊंगा, वहाँ से मेरे को क्या मिलती जाएगी, y की वैल्यू मिलती जाएगी। जैसे मान लो पहले मैंने यहाँ पे x की जगह रखा 0, तो यहाँ से मेरे को y कितना मिला 0। x की जगह रखा 1, y कितना मिला 1। x की जगह रखा 2, तो 2 का स्क्वायर y मेरे को कितना मिला 4। x की जगह रखा मैंने 3, तो y का स्क्वायर कितना मिला मेरे को, सॉरी y कितना मिला मेरे को 9। तो इस प्रकार क्या होता है कि आप x की जो वैल्यूज़ है वो इसमें रखते जाते हैं और अपने को y की जो अलग अलग वैल्यूज़ है उसी के हिसाब से मिलती जाती है। इसमें जो अपना x है इसको आप कहते हैं, ये क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल का मतलब ये है कि ये जो x है ये फ्री है, मतलब इसमें आप कुछ भी वैल्यू रख सकते हैं। लेकिन जो y है, ये y क्या है, ये y अपना होता है डिपेंडेंट वेरिएबल। y है अपना डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल का नाम से ही पता चल रहा है कि क्या हो, जिस पे डिपेंड हो। अब y है वो अपनी तरफ से वैल्यू नहीं ले सकता, y है वो x पे डिपेंड है, मतलब आप x में जो वैल्यू रखेंगे उसके हिसाब से अपने को क्या होगा, y में वैल्यू मिलती जाएगी। तो इसमें अपनों ने ये मान लिया कि एक बेसिक डेफिनेशन है फंक्शन की, जिसमें अगर आप x की वैल्यू रखते जाएंगे तो अपने को y की क्या होगी, वैल्यू मिलती जाएगी। ये तो होगी अपनी फंक्शन की बेसिक डेफिनेशन। अब मान लो मैं एक फंक्शन और लेके दिखाता हूँ आपको। जैसे मैंने फंक्शन लिया f(x), जो कि है मेरा मान लीजिए 1/x। f(x) है ये भी मान लिया किसकी इक्वल है, y की। मतलब जो फंक्शन है मेरे पास 1/x, इसमें मैं x की वैल्यू रखता जाऊँगा, जहाँ से मेरे को क्या मिल जाएगा, y मिल जाएगा। अब एक चीज़ देखो, फंक्शन में इसमें आप x की वैल्यू रखेंगे तो वहाँ से अपने को क्या होगा, अलग अलग y मिलेगा। लेकिन ये जो फंक्शन मैंने लिया है, इस फंक्शन में एक दिक्कत है कि इसमें मैं x की एक ऐसी वैल्यू नहीं रख सकता जिसके लिए y क्या हो जाए, अनडिफाइन हो जाए। लेकिन इस फंक्शन में आप एक चीज़ ये देखो कि अगर मैं इसमें x की, चलो मान लो सारी वैल्यू रखता हूँ, लेकिन अगर मैंने यहाँ पे x की जगह 0 रखा तो ये मेरा क्या हो जाएगा, 1/0, जो कि क्या होता है मेरा अनडिफाइन या फिर इन्फिनिटी। तो मतलब जो अगर मैं इसमें x की जगह 0 रखता हूँ तो मेरे को y जो मिलेगा वो क्या होगा, मेरा इन्फिनिटी या फिर क्या होगा, अनडिफाइन। तो ये जो फंक्शन है इसको डिफाइन होने के लिए आप ये कहते हैं कि x की इसमें चाहे कोई भी वैल्यू रखो वो सारी एक्सेप्टेबल है, बस वो वैल्यू नहीं रखनी जिसके लिए जो फंक्शन है वो मेरा क्या हो जाए, अनडिफाइन हो जाए। और x की जो सारी वैल्यूज है जो कि क्या हो, एक्सेप्टेबल हो, तो उनका जो सेट होता है उसी को आप क्या कहते हैं, डोमेन कहते हैं। अब जैसे ये केस है, इसमें क्या, इसमें मैं x की जगह 0 नहीं ले सकता, जिससे ये फंक्शन है मेरा क्या होगा, अनडिफाइंड। तो x 0 के अलावा जो बच गई सारी वैल्यूज x की, मतलब जो पूरी की पूरी रियल लाइन है अपनी, मतलब नंबर लाइन है, उसमें मैं 0 को छोड़ के x की कोई भी वैल्यू ले सकता हूँ। उन सभी वैल्यू के लिए जो मेरा y मिलेगा वो क्या होगा, मेरा डिफाइंड होगा। लेकिन 0 रखने पर जो मेरा फंक्शन हो रहा है ये 1/x वाला, ये क्या हो रहा है, अनडिफाइंड हो रहा है। तो x की जो सारी वैल्यूज है जिसके लिए मेरा फंक्शन क्या हो, डिफाइंड हो, मतलब y की जो मेरे को क्या मिले, एक प्रॉपर वैल्यू मिले, तो उसको आप कहते हैं डोमेन। तो इस केस में जो डोमेन है मेरी, जो डोमेन आएगी, डोमेन क्या होगी, x की एक्सेप्टेबल वैल्यू जिसके लिए फंक्शन क्या हो, डिफाइन हो। तो इस केस में जो डोमेन होगी वो हो जाएगी मेरी रियल लाइन में से अगर मैं 0 को हटा देता हूँ। इसमें मेरा डोमेन का मतलब ये है कि अगर मैं रियल लाइन में से खाली 0 को हटा देता हूँ तो उसके अलावा जो भी मैं नंबर लिखूँ उस नंबर के लिए मेरे को y क्या मिलेगा, डिफाइंड मिलेगा। लेकिन जो 0 है उसको मैंने क्या किया, डोमेन में से हटा दिया। तो आपको समझ में आया कि डोमेन क्या होता है। डोमेन इज द ऑल एक्सेप्टिंग वैल्यूज ऑफ x फॉर विच फंक्शन इज डिफाइंड। तो अपने को पता चल गया कि x की वो सारी इस वैल्यू का सेट जिसके लिए फंक्शन डिफाइन है उसी को आप कहते हैं डोमेन। अब जैसे ये फंक्शन देखा y इक्वल टू एक्स स्क्वेयर, अब ये जो एक्स स्क्वेयर है इसमें मैं x की कोई भी वैल्यू रखूँ, ये फंक्शन है ये हमेशा ही डिफाइन होगा। मतलब माइनस रखूँ, प्लस रखूँ, रूट वाली वैल्यू रखूँ, फ्रैक्शन वाली वैल्यू रखूँ, कोई भी वैल्यू रखूँ, तो ये जो फंक्शन है ये मेरा क्या होगा, हमेशा ही डिफाइन होगा। तो इसकी जो डोमेन क्या हो जाएगी, इसकी जो डोमेन हो जाएगी वो हो जाएगी मेरी r। आर का मतलब क्या है, आर का मतलब है कि पूरी की पूरी रियल लाइन, मतलब रियल लाइन या कि नंबर लाइन, उसमें आप कोई भी नंबर उठा के इसमें रख दो, ये फंक्शन क्या होगा, हमेशा डिफाइन होगा। ठीक है, ये होता है अपना डोमेन। अब एक चीज़ ये देखो, जैसे मैंने इसमें x की जगह 0 रखा था, मेरे को y 0 मिला, x की जगह 1 रखा तो y 1 मिला, x की जगह 2 रखा तो y 4 मिला। तो मतलब अगर कोई भी फंक्शन है उसमें मैं x की अलग अलग वैल्यूज़ रखता हूँ और उसके हिसाब से जो मेरे को y की वैल्यू मिलती है, इन y की जो सारी वैल्यूज़ होती है इनको आप कहते हैं रेंज। इनको आप क्या कहते हैं, रेंज। मतलब y की सारी वैल्यू का जो सेट होता है उसको आप क्या कहते हैं, रेंज कहते हैं। अब जैसे ये मान लो 1/x है, अगर इसमें मैं x की जगह 1 रखा, 2 रखा, 3 रखा, 4 रखा, मेरे को y क्या मिलेगा,
मेरे को मिलेगा 1/1, 1/2, 1/3, 1/4। तो ये जो मेरे y की वैल्यूज़ आई ये क्या है, ये है मेरी रेंज, मतलब मेरे रेंज का एक छोटा सा पार्ट है ये, क्योंकि इसमें और भी x की वैल्यू होगी जिसके हिसाब से मेरे को y की और भी वैल्यू मिलेगी। तो मतलब जो सारा सेट होता है y की ऑब्टेन्ड वैल्यू का जो अपने को मिली है उसको आप कहते हैं रेंज। ये जो x की सारी एक्सेप्टेबल वैल्यू है जिसके लिए फंक्शन डिफाइन है उसको तो आप कहते हैं डोमेन, और वो वैल्यू रखने से फंक्शन में अपने को y की जो सारी वैल्यू मिले उनको आप कहते हैं रेंज। मैथ्स में कई ऐसे फंक्शन हैं जो कि x की कई वैल्यू के लिए जो क्या होंगे, डिफाइन नहीं होंगे। तो जैसे मान लिया अपनों ने एक एग्जांपल और लिया, मैंने लिया y इक्वल टू √4 - x²। ये मैंने क्या किया, एक फंक्शन और ले लिया। अब अपने को पता है कि कोई भी अगर रूट के अंदर वैल्यू है, इसको मतलब रूट को डिफाइन होने के लिए इस रूट के अंदर जो भी वैल्यू है वो वैल्यू या तो ज़ीरो हो या फिर क्या हो, पॉजिटिव हो। ये वैल्यू या तो क्या हो सकती है, ज़ीरो हो सकती है, या फिर ये क्या हो सकती है, पॉजिटिव हो सकती है। अगर रूट के अंदर वाली वैल्यू जो है अगर वो नेगेटिव होती है, अगर रूट के अंदर वाली वैल्यू नेगेटिव होती है तो ये जो फंक्शन होगा ये अपना क्या होगा, अनडिफाइंड, क्योंकि रूट के अंदर जो है वो कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं हो सकती। अब एक चीज़ देखो, इसके अंदर नेगेटिव वैल्यू कब आएगी, जैसे मान लो अगर मैं x की जगह 2 रखता हूँ, x की जगह मैंने 2 रखा, तो यहाँ से मेरे को y कितना मिलेगा, √4 - 4 0। ठीक है, अब 0 है, 0 तो एक्सेप्टेबल वैल्यू है क्योंकि रूट के अंदर 0 तो आ सकता है। वैसे ही अगर मैंने x की जगह रखा -2 तो मेरे को y कितना मिलेगा, 4, -2 का स्क्वायर भी 4 तो 4 - 4 0। ठीक है, अगर मैंने x की जगह मान लिया यहाँ पे रखा 2 की जगह 5, मेरे को y कितना मिलेगा, 4 - 25। अब ये देखो, अब y की जगह मैंने 5 रखा तो मेरे को क्या मिला, 4 - 5 का स्क्वायर 25, तो यहाँ से मेरे को मिला √(-21). अब रूट के अंदर माइनस की वैल्यू आ गई कब, जब मैंने x की जगह 5 रखा। तो इससे मेरे को ये पता चल रहा है कि x = 5 जो है वो इसका डोमेन का हिस्सा नहीं है, मतलब इसके अंदर आप x = 5 नहीं रख सकते। वैसे ही अगर मैं x = मान लिया मैं इसमें -5 लेता तो मेरे को y क्या मिलता, -5 का स्क्वायर भी 25 होता, तो ये होता 4 - 25 और √(-21). तो -5 के लिए भी अनडिफाइंड फंक्शन, तो -5 है वो भी क्या होगा, डोमेन का हिस्सा नहीं होगा। तो अपने को एक चीज़ दिख रही है कि अगर इसमें मैं 2 या -2 से बाहर की वैल्यू लूँ, मतलब ये -2 है और ये मेरा 2 है, अगर मैं 2 के इस साइड की वैल्यू लूँ तो जो मेरा ये रूट के अंदर वाली वैल्यूज ये क्या होंगी, नेगेटिव होगी। जैसे मान लो अगर 2 की जगह मैंने 2.1 भी लिया तो 2.1 जो है अगर वो आप x की जगह रखोगे तो अपने को दिख रहा है 4 से थोड़ा सा बड़ा होगा x² वाली वैल्यू, और आगे नेगेटिव है जिस वजह से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और यही सेम बात क्या, -2 के इस साइड है, मतलब -2 के इस साइड वाली वैल्यू नेगेटिव होगी और उसका स्क्वायर वापस क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, लेकिन आगे क्या है, माइनस लगा हुआ है तो ये फिर से क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो इस केस में जो अपना डोमेन आएगा वो होगा -2 और 2 के बीच की वैल्यू, क्योंकि इन्हीं भी जो बीच की वैल्यू है इसके लिए फंक्शन क्या होगा, अपना डिफाइन होगा। जैसे मैंने -2 और 2 के बीच में ले लिया 1। अब देखो इसमें मैं 1 रखता हूँ तो √4 - 1 कितना होगा, √3। अब रूट के अंदर 3 है वो तो प्लस का है, तो जिस वजह से फंक्शन क्या है, डिफाइन है। इस केस में अपनी जो डोमेन आएगी वो डोमेन क्या आएगी, वो डोमेन आएगी अपनी कि जो x है वो कहाँ से कहाँ बिलोंग कर रहा है, x बिलोंग कर रहा है -2 से लेके 2 तक के बीच में, मतलब -2 रखो, 2 रखो या इनके बीच का कोई भी नंबर रखो जिसके लिए फंक्शन क्या होगा, मेरा डिफाइंड होगा। ठीक है, और इसकी रेंज देखा, रेंज कहाँ से हो सकती है, रेंज देखो, रेंज का क्या है कि अगर मैं इसमें x की जगह -2 रखता हूँ, अगर रेंज में मैंने इसकी जगह x की जगह -2 रखा तो मेरे को क्या मिला, 0 मिला, प्लस का 2 रखा तो भी मेरे को क्या मिला, 0 मिला। मतलब जो 0 है वो तो रेंज का एक हिस्सा है ही है, मतलब 0 से लेके इसकी वैल्यू कहाँ तक जा सकती है। इसमें x की जगह -2 या 2 रखने पर अपने को जो मिनिमम वैल्यू मिल रही है y की वो कितनी मिल रही है, 0। अब y की मैक्सिमम वैल्यू कब मिलेगी, y की मैक्सिमम वैल्यू मेरे को जब भी मिलेगी जब जो x है वो क्या हो जाए, 0 हो जाए। अगर मान लिया x 0 हो गया तो उस केस में मेरे को y कितना मिलेगा, √4, और √4 कितना होता है, 2। तो इसके लिए जो मेरी रेंज आएगी वो आ जाएगी मेरी 0 से लेकर 2 तक। तो ये जो फंक्शन है इसके लिए डोमेन आई मेरी -2 से 2 और रेंज आई वो क्या आई मेरी 0 से 2। आगे आपको समझ में, मैंने आपको इस फंक्शन और डोमेन रेंज को एकदम आसान तरीके से बताने की कोशिश की है, उम्मीद आपको ये समझ में आया होगा। आगे आओ इसको थोड़ा और समझते हैं। अब आप ये समझते हैं कि जो डोमेन और रेंज है उसको आप एरो डायग्राम से कैसे शो करेंगे। जैसे मान लीजिए मैं एक यहाँ पे सर्कल टाइप का बना देता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे भी मैंने क्या किया, सर्कल टाइप का बना दिया। ठीक है, ये मान लीजिए फंक्शन f है, उसके लिए मैंने क्या किया, एक डिफाइन किया क्या, रिलेशन। अब ये जो इसमें मैंने वैल्यू रखी, मान लिया 1 2 3, और यहाँ पे वैल्यू रखी मैंने 4 5 6। ठीक है, ये मान लीजिए फंक्शन f है,
ये मैंने क्या किया, ये मैंने माना कि फंक्शन एफ है, उसके लिए मैंने क्या किया, दो सर्कल टाइप मान लिया। अभी क्या होती है आपको वो बताता हूँ। इसमें जो पहला वाला सर्कल टाइप जो है, इसको आप कहते हैं कि डोमेन है अपना, क्या है अपना, ये है अपना डोमेन, और ये जो है अपना, ये है अपना कोडोमेन। ठीक है, ये हो गया अपना डोमेन और ये हो गया अपना कोडोमेन, किसके लिए, फंक्शन एफ के लिए। अब इसमें मैं क्या करूँगा, मान लो मैं अगर 1 का एरो लेता हूँ 4 पे, तो इसका मतलब ये है कि ये जो फंक्शन एफ है, इसमें मैं अगर 1 रखता हूँ एक्स की जगह, तो मेरे को क्या मिलेगा, मेरे को वाई मिले 4, तो मेरे को क्या मिलेगा, मेरे को मिलेगा यहाँ पे 4। मतलब क्या हुआ कि अगर मैं फंक्शन एफ में 1 रख रहा हूँ किसकी जगह, एक्स की जगह, तो मेरे को क्या मिल रहा है, 4 मिल रहा है। 4 मेरे को पता है कि मेरे को वाई की जो भी एलिमेंट्स मिले वो क्या होंगे, मेरे रेंज होंगे। तो ये 4 है, ये क्या मेरे रेंज का एक पार्ट है। जैसे मैंने 2 है, 2 को मैंने मान लीजिए 5 से रिलेट किया, तो इसका मतलब ये है कि जो फंक्शन है उसमें अगर मैं 2 रखता हूँ किसकी, एक्स की जगह, तो मेरे को क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। वैसे ही अगर 3 है, मान लीजिए इसको मैंने 6 से रिलेट किया, तो इसका मतलब ये है कि फंक्शन में एक्स की जगह मैंने 3 रखा, तो मेरे को क्या मिला, वाई की वैल्यू क्या मिली, मेरे को 6 मिली। अब किसी भी फंक्शन को डिफाइन होने के लिए इसमें 2-3 कंडीशन होती है। पहली कंडीशन तो आप समझते हैं, जैसे मान लो पहली कंडीशन है वो ये होती है कि जैसे मान लीजिए अपने पास डोमेन दे रखी है किसी फंक्शन के लिए, मान लीजिए फंक्शन है मेरा एफ, उसके लिए मेरे को डोमेन दे रखी है, यहाँ पे हो गया मेरा कोडोमेन। ठीक है, जो फंक्शन एफ है इसकी मान लीजिए मेरे को डोमेन दे रखी है 1 2 3 4, और फंक्शन एफ है इसमें मान लीजिए मेरे को दे रखा है ए बी सी। तो कंडीशन ये होती है किसी भी फंक्शन को डिफाइन होने के लिए पहली, कि अपना जो डोमेन है उसमें से अगर मैं एलिमेंट्स को रिलेट करता हूँ किसके, कोडोमेन के एलिमेंट के साथ, तो जो डोमेन है उसका एक भी एलिमेंट मेरा बचना नहीं चाहिए। जैसे मान लो मैंने पहले ए को रिलेट किया ए के साथ, दूसरे को रिलेट किया बी के साथ, और जो चौथा है इसको अगर मैंने मान लीजिए रिलेट कर दिया सी के साथ, तो मेरा यहाँ पे क्या हुआ, 3 बच गया। अगर मेरा डोमेन का कोई भी एलिमेंट बच जाता है तो उस केस में जो मेरा ये फंक्शन है एफ, ये क्या होगा, अनडिफाइंड होगा। अब जैसे इसमें यहाँ पे 3 बच गया डोमेन का एक एलिमेंट, तो ये फंक्शन क्या है मेरा, ये फंक्शन हो जाएगा मेरा अनडिफाइंड। मतलब ये कंडीशन है कि डोमेन का हर एक एलिमेंट जो है वो कोडोमेन के एलिमेंट के साथ रिलेट होना चाहिए। मतलब डोमेन का कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं बचना चाहिए जो कि क्या हो, रिलेट ना करे। अब देखिए दूसरी कंडीशन जिसके लिए कि फंक्शन है वो क्या होगा, अपना अनडिफाइंड होगा। तो दूसरी कंडीशन ये है कि जैसे मान लो मैंने एक डोमेन लिया जिसमें कि एलिमेंट है मान लीजिए मेरे 1 3 5, और यहाँ पे मैंने क्या किया, कोडोमेन में ले लिया ए बी सी। ठीक है, तो इसमें क्या होगा देखा, अब मान लो जैसे ये है, इसमें 1 तो रिलेट कर रहा है बी के साथ, और जो 3 है वो रिलेट कर रहा है ए के साथ, और जो 5 है वो मान लिया रिलेट कर रहा है सी के साथ। अब इसमें है वो जो तीनों एलिमेंट है डोमेन के, वो आपस में क्या है, मतलब जो तीनों एलिमेंट है डोमेन के वो सारे रिलेट कर रहे हैं किसके साथ, कोडोमेन के एलिमेंट के साथ। मतलब जो डोमेन है उसमें कोई भी एक ऐसा एलिमेंट नहीं बचा जो कि क्या हो, मतलब रिलेट ना कर रहा हो किसके साथ, कोडोमेन के एलिमेंट के साथ। तो ये फंक्शन तो मेरा क्या डिफाइंड है, ये फंक्शन है ये मेरा क्या है, डिफाइंड है। अब एक चीज़ ये देखो कि मान लो मैं एक डोमेन दूसरा लेता हूँ, ठीक है, जैसे मैंने लिया इसमें ए बी सी, ठीक है, और जो मैंने कोडोमेन लिया उसके अंदर मैंने मान लीजिए एलिमेंट लिए 1 और 2। अब इसमें क्या है कि मान लो जो ए है वो एक तो रिलेट कर रहा है 1 के साथ, और साथ में जो ए है वो क्या कर रहा है, रिलेट कर रहा है 2 के साथ। ठीक है, तो अब इसमें क्या हुआ, इसमें अपनी 2 गलती होगी। पहला तो क्या हुआ कि जो डोमेन है उसका एक एलिमेंट है, वो 2 एलिमेंट ऐसे होगी जो क्या है, रिलेट नहीं कर रहे किसके साथ, कोडोमेन के साथ। और दूसरी जो अपना ये बात होगी कि अगर डोमेन का एक एलिमेंट कोडोमेन के किन्हीं भी 2 एलिमेंट है उनके साथ अगर क्या करे, रिलेट करे, तो ये जो अपना फंक्शन होगा, ये मान लीजिए अपना फंक्शन एफ है, इसके लिए मैंने बनाया है, तो ये फंक्शन अपना क्या होगा, अनडिफाइंड होगा। मतलब जो डोमेन का हर एक एलिमेंट है वो कोडोमेन के हर एक एलिमेंट के साथ ही रिलेट करना चाहिए। अब इसमें क्या है, इसमें ए जो है वो कोडोमेन के 2 एलिमेंट के साथ रिलेट कर रहा है, तो ऐसा नहीं हो सकता। अगर ऐसा होता है तो इस केस में अपना जो फंक्शन है वो क्या होगा, अनडिफाइंड होगा। इसका मतलब ये है 2 बार रिलेट करने का कि अगर मैं फंक्शन एफ है उसमें मैं ए रखता हूँ, तो अगर फंक्शन एफ है मतलब उसमें एक्स की जगह मैंने ए रखा, तो मेरे को एक तो मिलेगा 1, और उसी फंक्शन में अगर मैंने एक्स की जगह ए रखा तो मेरे को साथ में क्या मिल रहा है, 2। तो ऐसा कभी नहीं हो सकता। मतलब किसी भी फंक्शन को डिफाइंड होने के लिए अगर आप एक्स की एक वैल्यू रखते हैं तो उसके लिए अपने को वाई की एक ही वैल्यू मिलनी चाहिए। अगर ऐसा होता है तो तभी अपना फंक्शन क्या होता है, डिफाइंड होता है। लेकिन इसका उल्टा जो है वो ऐसा नहीं है। उल्टे का मतलब क्या है कि एक्स की 2 वैल्यू के लिए अपने को वाई एक वैल्यू मिल सकती है। नहीं समझ में आया आपकी, जैसे मान लो y = x² है,
ठीक है। इसमें अगर मैं x की जगह -2 रखता हूँ और x की जगह 2 रखता हूँ तो मेरे को y क्या मिलेगा, यहाँ से भी 4 मिलेगा और यहाँ से भी मेरे को y क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। मतलब x की दो अलग अलग वैल्यूज़ के लिए y सेम हो सकता है, लेकिन x की एक वैल्यू के लिए, जैसे यहाँ पे क्या है x मानी एक वैल्यू ली तो उसकी मेरे को क्या है y की दो अलग अलग वैल्यू नहीं मिल सकती। अगर ऐसा होता है तो इस केस में जो मेरा फंक्शन होगा वो क्या होगा, अनडिफाइंड होगा। ठीक है, तो ये अपने दो केस हो गए। पहला केस तो क्या कि जो डोमेन है उसका एक भी एलिमेंट है वो ऐसा नहीं होना चाहिए जो कि क्या हो, कोडोमेन के एलिमेंट के साथ क्या करे, रिलेट ना करे। अगर ऐसा होता है तो फंक्शन क्या है अपना, अनडिफाइंड। और दूसरी कंडीशन क्या है कि अगर डोमेन का एक भी एलिमेंट अगर कोडोमेन के किसी भी दो एलिमेंट के साथ रिलेट कर रहा है तो उस केस में जो मेरा फंक्शन है वो क्या होगा, अनडिफाइंड होगा। ठीक है, अब जैसे इसको एक बार आप और डायग्राम बना के देखते हैं। जैसे मान लो मैंने इस बार डोमेन बनाया कुछ ऐसे, इसमें एलिमेंट है मेरे 1 2 3 4 और जो कोडोमेन है इसमें मैंने मान लिए एलिमेंट है मेरे 5 6 7 8 9। मान लीजिए यहाँ पे 9 है, मतलब जो कोडोमेन है उसमें टोटल कितने एलिमेंट है मेरे, 5 एलिमेंट है। अब मैंने मान लीजिए किसी फंक्शन f है उसके लिए फंक्शन को डिफाइन किया, तो मेरा मान लो 1 वो रिलेट कर रहा है 5 से, 2 रिलेट किया मान लीजिए 6 से, 3 जो है वो रिलेट कर रहा है मान लो मेरा 9 से, और 4 जो है वो मेरा रिलेट कर रहा है 7 से। तो अपने को दिख रहा है डोमेन के जो सारे एलिमेंट है वो कोडोमेन के किसी न किसी एलिमेंट के साथ रिलेट कर रहे हैं। अगर कोडोमेन में कोई ऐसा एलिमेंट बच जाए जो कि डोमेन के किसी एलिमेंट के साथ रिलेट नहीं कर रहा तो भी अपने कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो डोमेन है उसके सारे एलिमेंट है वो क्या होने चाहिए, कोडोमेन के एलिमेंट के साथ रिलेट होने चाहिए। अब जो जो कोडोमेन के एलिमेंट है वो मेरे रिलेट हुए हैं, इनको आप बोलते हैं रेंज। मैंने बताया था, मतलब जो अपने को y की वैल्यू मिली वो अपनी क्या होती है, रेंज। मतलब ये पूरा कोडोमेन है। जैसे इसमें मैं कोडोमेन देखूँ तो कोडोमेन क्या है मेरा, कोडोमेन है मेरा इसमें 5 6 7 8 9, लेकिन जो एलिमेंट रिलेट हुए कोडोमेन के उनको आप कहते हैं रेंज। मैंने बताया था तो y की अपने पास क्या होती है, एक्सेप्टेबल वैल्यू का सेट। तो वो हो गया मेरा 5 6 7 और 9, क्योंकि 8 है वो किसी के साथ रिलेट नहीं कर रहा। डोमेन क्या होगी मेरी, डोमेन होगी मेरी 1 2 3 4। ठीक है, ये हो गया मेरा डोमेन, ये होगी मेरी रेंज और ये होगी मेरी कोडोमेन। इसका मतलब मैंने बताया था आपको कि अगर मैं फंक्शन जो f उसमें x की जगह मैं 1 रखता हूँ तो मेरे को y क्या मिलेगा, 5। अगर मैं x की जगह इस फंक्शन में 2 रखता हूँ तो मेरे को y क्या मिलता, 6। अगर मैं इस फंक्शन में f की जगह 3 रखता हूँ तो एरो डायग्राम से मेरे को y क्या मिलता, 9। ठीक है, और सेम उसी तरह अगर मैं x की जगह 4 रखता हूँ तो मेरे को y क्या मिलता, 7। अब एक चीज़ ये देखो, इसमें जो आप ये एलिमेंट्स है अपने 5 6 7 8 9, ये जो एलिमेंट्स है इनको आप कहते हैं इमेज। जैसे मान लो अपने को ये कोई डायग्राम दे दे और इसमें ये कह दे कि जो 1 है उसकी इमेज क्या है, तो 1 की जो इमेज है वो मेरी कितनी है, 5। मतलब क्या है, जो इमेज ऑफ 1, इस केस में जो 1 की इमेज है वो कितनी है मेरी, इमेज ऑफ 1 इज़ 5। ठीक है, अब जैसे इसमें कहते 2 है उसकी इमेज क्या है मेरी, तो उसकी इमेज है मेरी 6। मतलब जिस भी एलिमेंट के साथ रिलेट करे तो वो उसकी क्या होती है, इमेज। अब जो 5 है वो परी इमेज है किसकी, 1 की। मतलब 1 है उसकी इमेज तो है 5 और जो 5 है उसके लिए परी इमेज है 1। आया आपको समझ में, मतलब 1 की जो इमेज है वो तो है अपनी 5 और 5 की जो परी इमेज है वो अपनी क्या है, 1। तो ये आपस में उल्टे होते हैं, लेकिन अपने को ये याद रखना है कि 1 की इमेज क्या है, 5 और 5 की परी इमेज क्या है अपनी, 1। तो ये अपने होता है डोमेन, कोडोमेन और रेंज की बेसिक बातें। उम्मीद है आपको ये समझ में आई होगी। अगर इसमें आप कोई दिक्कत है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अब इस पर आप एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, लेकिन क्वेश्चंस देखने से पहले एक चीज़ और देखी। जैसे मान लो मैंने एक डोमेन लिया यहाँ पे जो कि है मान लीजिए मेरा 1 2 3, और जो कोडोमेन है उसके अंदर मैंने एलिमेंट ले लिए A और B। अब इसमें है देखो 1 है वो तो रिलेट कर दिया मान लिए A के साथ, और जो 2 है वो भी क्या होगा, रिलेट कर दिया B के साथ। तो इसमें जो 3 है उसको भी आप रिलेट कर सकते हैं B के साथ। तो इसमें ऐसा नहीं है कि जो कोडोमेन का एक एलिमेंट है उसमें x की 2 अलग अलग वैल्यू रखने पर अपने को एक एलिमेंट यहाँ पे मिल सकता है। मतलब इस केस में जो अपना फंक्शन क्या है, डिफाइन है। मतलब डोमेन के एक एलिमेंट से 2 एरो नहीं निकल सकते, लेकिन डोमेन के 2 एलिमेंट से एरो एक जगह पे जा सकते हैं। तो इस केस में भी अपना फंक्शन जो है वो क्या है, अपना डिफाइंड है। तो ये थोड़ा सा पॉइंट रह गया था इसलिए मैंने आपको बता दिया। अब इस पर एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। अब एनसीईआरटी में आपका एक क्वेश्चन दे रखा है जिसमें अपने को ये बताना है कि फंक्शन है या नहीं है, और है तो इसकी डोमेन क्या होगी और रेंज क्या होगी। तो अपने पास वो फंक्शन है उसका मान लिया पहला पार्ट ये दे रखा है कि वो ऐसे दे रखा है कि 2 1 5 1 8 1 11 1 18
1। मान लीजिए ऐसे करके कोई फंक्शन है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो आगे वाले नंबर होते हैं इन ब्रैकेट्स में, ये शो करती है अपने डोमेन को। तो अगर आप इनको एरर डायग्राम से शो करें तो ये कुछ ऐसे कह रहा है कि जो आगे वाले एलिमेंट है वो डोमेन है, तो 2, फिर 5, फिर 8, फिर 11 और फिर मान लीजिए 18। और ये जो एलिमेंट है पीछे वाली, ये है मेरे कोडोमेन के। तो 1, ये मान लीजिए 1, ये फिर 1, सॉरी 1 को तो अपने को एक बार ही लिखना, तो यहाँ पे 1 मैंने एक बार लिख दिया, मतलब 1 1 1 1 ही है इसमें। मतलब इसका मतलब ये है कि फंक्शन जो है मेरा, उसमें मैं अगर x की जगह 2 रखता हूँ तो भी मेरे को 1 मिलेगा, x की जगह अगर मैं 5 रखता हूँ फंक्शन में तो भी मेरे को 1 मिलेगा, 8 रखता हूँ तो भी मेरे को 1 मिलेगा, 11 रखता हूँ तो भी मेरे को 1 मिलेगा, और 18 रखता हूँ तो भी मेरे को क्या मिलेगा, 1 ही मिलेगा। तो इस केस में देखो x के जो डोमेन के सारे एलिमेंट है वो रिलेट कर रहे हैं किसके, कोडोमेन के एक एलिमेंट के साथ। तो अपना ये फंक्शन है ये डिफाइंड है। ये फंक्शन ऐसे नहीं कि अनडिफाइंड हो जाएगा। अनडिफाइंड कब होता, जब 1 2 से 2 एरो निकलते, मतलब एक एलिमेंट पे सारे एरो जा सकते हैं। तो इस केस में जो अपना फंक्शन है वो क्या है, अपना डिफाइन है। और अपनी जो डोमेन है वो क्या हो जाएगी, अपनी डोमेन हो जाएगी अपनी 2 5 8 11 18। और जो पीछे वाले एलिमेंट होते हैं ये होते हैं अपने रेंज। तो इस केस में अपनी जो रेंज है वो क्या हो जाएगी, रेंज हो जाएगी अपनी खाली 1। तो ये हो गया अपना डोमेन, ये हो गया अपना रेंज। एक एग्जाम्पल और देखते हैं। जैसे मान लो अपने को एक दूसरा एग्जाम्पल ये दे रखा है कि 2 1 4 2 6 3 12 6, और मान लीजिए अगर फिर से दे दिया 2 और 5। तो अब इस केस में देखते हैं, इस केस में अपनी डोमेन और रेंज क्या होगी। तो सबसे पहले एरो डायग्राम बना लिया, आगे वाले एलिमेंट जो है वो शो करेंगे अपने डोमेन के। तो इसमें डोमेन होगी 2 4 6 12, और इसमें 2 है, 2 तो मैंने यहाँ पे लिख ही दिया, तो 2 को मेरे को दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। जो पीछे वाले कोडोमेन के एलिमेंट है वो क्या है मेरे, 1 2 3, सॉरी मतलब रेंज के जो एलिमेंट है, ये एलिमेंट क्या है, रेंज के है। मतलब इसमें अगर मैंने x की जगह 6 रखा तो मेरे को क्या मिला, 3। तो यहाँ पे मैंने लिखा 6 और ये हो गया मेरा 5। अब देखो इसमें क्या है, 2 को रिलेट करना है 1 से, मतलब x की जगह मैंने 2 रखा तो मेरे को y क्या मिला 1, x की जगह 4 रखा तो मेरे को y क्या मिला 2, x की जगह मैंने 6 रखा तो y क्या मिला मेरे को 3, x की जगह मैंने 12 रखा तो y क्या मिला मेरे को 6। अगला कह रहा है कि अगर x की जगह 2 रखा तो y क्या मिला मेरे को 5। अगर इसमें मैं 2 की जगह फिर से ऐसे एरो बनाऊँ 5 की साइड, तो इस बार क्या होगा, इस बार एक एलिमेंट से डोमेन के 2 एरो निकल रहे हैं। अपने को पता है कि अगर x के एक एलिमेंट से 2 एरो निकले तो वो फंक्शन क्या होता है अपना, अनडिफाइन। तो ये फंक्शन क्या हो गया अपना, अनडिफाइन। अगर फंक्शन अनडिफाइन होता है तो डोमेन और रेंज की बात ही नहीं निकलेगी, ठीक है।